लोग बात करेंगे 3D ज्योमेट्री की। ठीक है, अभी तो हम लोग 2D देख रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा। अब हम लोग बात करेंगे जैसे वहाँ पर क्या होता था, एक्स और वाई होते थे, दो एक्सिस होते थे। बट 3D में अब क्या होगा, आपके पास 3 एक्सिस होंगे। एक तो एक्स होगा, दूसरा वाई होगा और तीसरा आपके पास जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इसको अगर हम लोग बात करें तो ये आपका, इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका जेड एक्सिस बनेगा। अच्छा, इसके जस्ट अगर मैं डैश करके नीचे वाला जो होगा, ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास जेड डैश बनेगा। इधर आपके पास, इधर अगर इसको डॉट करें तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास एक्स डैश बनेगा, है ना। और नीचे आपके पास क्या आएगा, वाई डैश। यहाँ पर आपके पास ये वाई डैश आएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, ओरिजिन है। अच्छा, जगह जगह आपको देखिए ये 3D में है तो ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं। ये आपको नीचे का अगर आप देखेंगे तो जगह जगह ऊपर दिखा देगा, जगह आपको नीचे दिखा देगा। वो 3D में है विजुलाइज। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी फ्रेम कर सकता है कि आपको 3 पॉइंट दे देगा। मान लीजिए वो कुछ इस तरह से आपको ऑक्टेंट दे देगा और पूछेगा, मान लीजिए वो दे देगा 3, 4, 5, पूछेगा इसको ऑक्टेंट में आएगा, है ना। तो ये आपके कितने, इसमें 3D में आपके 8 ऑक्टेंट बनेंगे। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, 6, 7, 8। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑक्टेंट कैसे जानोगे, इसमें आपके पास तीनों पॉजिटिव होंगे, एक्स की भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड वाला देखो इधर से जब एक्स डैश, ओ एक्स डैश, तो देखिए ओ एक्स डैश ये हो गया। ठीक है, ओ वाई जेड, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये वाला एक्स वाला अब की बार नेगेटिव हो जाएगा, वाई जेड पॉजिटिव। जब थर्ड वाले में पहुंचेंगे तो थर्ड वाले में क्या होता है, वाई का नीचे वाला लेंगे, वाई डैश लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक्स और जेड पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में आपके पास जेड नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आपके पास इस तरह से आप देखोगे चीज़ों को। और फिफ्थ कोऑर्डिनेट में जाओगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, जेड पॉजिटिव होगा। सिक्स में क्या होगा आपके पास, सिक्स में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा और जेड आपके पास नेगेटिव होगा। ठीक है, सेवेंथ कोऑर्डिनेट में जाओगे तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। और 8 में जाओगे तो तीनों के तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब ये वाला आपके पास पोर्शन आने लगेगा, ओ एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ये जो डॉटेड वाला है ये वाला आ जाएगा एक्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा फ्रेम करता है कि किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो आप एक सीरियल से देखिए, फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में चलोगे तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। थर्ड में चलोगे तो फिर प्लस माइनस प्लस, फोर्थ में चलोगे तो फिर प्लस प्लस माइनस, फिफ्थ में चलोगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इस तरह से आप एक याद कर सकते हो, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अगर कभी ऐसा आता है आपको ऑप्शन, क्योंकि आ सकता है टीजीटी में। ठीक है, चले। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में एक्स की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अब ये आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई है, ये क्या करता है, जेड। और चूंकि यहाँ पर वाई है तो इसका मतलब किस प्लेन में जाएगा, जेड और एक्स प्लेन में जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसके डिस्टेंस को, एक्स और वाई प्लेन के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, जैसा कि हम लोग 2D में जो डिस्टेंस फार्मूला देखते थे, तो मान लीजिए हमारे पास जो पॉइंट हुआ करता था, वो आपके पास वहाँ पर जो पॉइंट होता था कुछ इस तरह से होता था, x1, y1। और मान लीजिए सेकेंड पॉइंट हुआ करता था x2, y2। तो वहाँ पर दो वेरिएबल यहाँ पर क्या होते थे, चूंकि x और y दो ही एक्सिस होते थे, तो इसमें दो आपके पास आते थे वेरिएबल, एक x1, y1 फिर x2, y2। बट 3D में क्या होगा, x1, y1, z1 आएगा, ये 2D में हुआ करता था। बट 3D में ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा x1, y1, एक एक्सिस और बढ़ जाएगी, कौन सा, z एक्सिस। और यहाँ पर q आ जाएगा आपके पास x2, y2, z2। अब यहाँ पर चूंकि जो वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला होता था उसमें से एक और बढ़ जाएगा,
है ना, वहां पर क्या होता था x1 माइनस अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1, है ना, दोनों आप बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में चाहे आप नेगेटिव को पहले लिख दो, चाहे आप y2 माइनस y1 लिख दो या x2 माइनस x1 लिख दो या फिर x1 माइनस x, क्योंकि जब माइनस आप कॉमन करते हो तो स्क्वायर रहता है तो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इसलिए कहीं बुक में आपको x2 माइनस x1 दिखेगा और किसी बुक्स में आपको x1 माइनस x2 दिखेगा, है ना। यहाँ पर इसका फॉर्मूला कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी नजर आएगा कि दिस इज द x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस का आपके पास z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो कोई चेंजेस नहीं, सेम है रिजल्ट, ठीक है। दिस इज फॉर PQ। तो आप चाहे उस वाले को याद करिए चाहे इसको, ठीक है। तो इसमें आपके पास 3x z एक्सिस और बढ़ जाएगा। उसमें क्या होता था, जब 2D हुआ करता था अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बट जब 3D आएगा तो एक z एक्सिस जुड़ेगा तो एक और आ जाएगा प्लस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि 3 पॉइंट अगर आपके पास है, एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट चूंकि 3D की बात करते हैं तो x y z 3 एक्सिस रहेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक Q कोऑर्डिनेट है और एक आपके पास R है, मतलब इसमें 3 पॉइंट है, एक P है, Q है और जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। अगर ये तीनों के ही तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब मान लीजिए ये आपके पास है P Q, ये है R, ठीक है, P Q R, और ये तीनों के ही तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है दिस इज x1 y1 z1, ये आपके पास क्या है x2 y2 z2, ये आपके पास कितना x3 y3 z3, ठीक है। तो जो PR का सम होगा वो PQ प्लस QR के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट बोलता है अगर ये तीनों के ही तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग एक क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यहां पर आपको 4 पॉइंट दे दिया गया और कहां पर वो इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं कि किस पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंस पर है वो आपको कोऑर्डिनेट बताना, उस पॉइंट को बताना है कि जहां पर ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो कैसे है, इक्विडिस्टेंस है। मतलब अगर मैं लेट कर लेता हूं, मान लीजिए कोई एक हमारे पास A पॉइंट है और उस A पॉइंट से ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं कैसे हैं, इक्विडिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैं लेट करता हूं, दिस इज द लेट, एक हमने पॉइंट A ले लिया, दिस इज x y z, और इस पॉइंट से ये जो चारों के चारों पॉइंट है कैसे हैं, इक्विडिस्टेंस पर हैं। और मान लीजिए ये A पॉइंट लिया और इसका मैंने नेमिंग कर दिया कि भाई ये B पॉइंट है, दिस इज द A0 0, A को मैंने C कंसीडर कर लिया, दिस इज द 0 A0, एंड D पॉइंट हमने कुछ ऐसा ले लिया, दिस इज द 0 0 A, है ना, एंड E को हमने कंसीडर कर लिया 0 0 0। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि भाई इक्विडिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से, इस A पॉइंट से सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि ये इंप्लाई करेगा कि जो AB होगा वो इक्वल होगा किसके, AC के इक्वल होगा, और जो AC होगा वो किसके इक्वल हो रहा होगा, AD के इक्वल हो रहा होगा, और जो AD होगा वो AE के इक्वल। क्योंकि क्यों ऐसा हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पर है, हर जगह से समान डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग इसको देखें, किसी दो को मैं सॉल्व करता हूं, मान लीजिए मैं इन दोनों को ले लेता हूं कि मैंने AB और AC को इक्वल कर दिया। इसी से कंडीशंस बनाते हैं कि अगर हमने AB और AC को इक्वल किया तो AB इज इक्वल टू AC करेंगे। तो AB की निकालते कैसे हैं, AB का मतलब डिस्टेंस फार्मूला आप निकालो ना, डिस्टेंस से, है ना, AB निकालो, AB डिस्टेंस कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, चूंकि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, चूंकि रूट आएगा तो रूट को हम हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ना। तो चाहे एक बार ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से AB निकालोगे तो x माइनस a का होल स्क्वायर होगा। फिर देखो y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर होगा, और प्लस का z स्क्वायर। जब आप AC कर रहे होगे
तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखोगे तो ये आपके पास क्या आ रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर हो रहा होगा, ये आपके पास वाई माइनस ए का होल स्क्वायर हो रहा होगा, और ये आपके पास जेड स्क्वायर। सही है। अगर आप इन दोनों का स्क्वायरिंग करते हो तो आपके पास भाई क्या आ जाएगा, ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का आपके पास जेड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको आप ओपन कर सकते हो, है ना। अच्छा, ओपन करो या फिर यहीं से इसको कट भी कर सकते हो। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से एक्स से इसको ओपन कर लो पहले, एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होगा, ये माइनस का 2ax होगा, ये आपके पास प्लस का वाई स्क्वायर है प्लस का जेड स्क्वायर है, दिस इज द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ay प्लस का जेड स्क्वायर। सही है। चलो भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कट कर दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। अच्छा, 2a देखिए यहाँ से आ गया 2ax इज इक्वल टू माइनस का 2ay, यहाँ से इसको कट करो, ये इंप्लाई करेगा दिस इज x इज इक्वल टू y। मान लो ये कोई इक्वेशन 1 बना लो। सही है। इसी तरह से चूंकि x और y आ गया, अगर y और z को लेना है तो y और z हमें किस वाले में मिलेगा, कि अगर मैं a और e वाले को ले लेता हूँ, फर्स्ट यहाँ से हम लोग ले लेते हैं सिमिलरली, जैसे मैंने ए बी इज इक्वल टू ए सी से निकाला, इसी तरह एक हम सिमिलरली और सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह जब आप सॉल्व करोगे, देखिए यहां पर क्या आया था, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई आया था, ए सी और ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी करोगे तो देखो ए सी जब आप निकालोगे तो ए सी यहाँ पर क्या आएगा, ये तो ए है और ये सी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और जब हम ए डी करेंगे तो ए डी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर आएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ay और प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2az। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस का 2ay इज इक्वल टू माइनस का 2az। तो इससे कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या देगा, y बराबर z आ जाएगा। तो इसको सेकेंड बना लो भाई, है ना। तो जब देखो फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप इक्वल कर दो, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप इक्वल करते हो तो यहां से आपको रिजल्ट ये क्या दे देगा, ये बोलेगा कि भाई x इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू z हो जाएगा। कोई समस्या है नहीं ना। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू j हो गया, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू इक्वल हो गई। तो ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब हम ले लेते हैं ए बी और ए ई को इक्वल कर देते हैं, है ना। किसी ए बी और ए ई को इक्वल कर लेते हैं और वहां से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे आप x की वैल्यू निकल जाए, चाहे y की वैल्यू, चाहे z की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं ए बी इज इक्वल टू ए ई को अप्लाई करता हूं, इस वाले को और इस वाले को, ए बी इज इक्वल टू ए ई, चलो भाई सब अप्लाई कर दो। तो ए बी करोगे तो क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर रूट आएगा दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग पहले करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो रूट को मैं ऑलरेडी हटा दे रहा हूँ। तो चलिए x माइनस ए का होल स्क्वायर और आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर
और इधर आपके पास जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही करोगे तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर यहां पर ये वाली कंडीशन आप लगा दो एक्स वाई जेड, सही है ना, इधर कर लो, इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax, सही है। फिर आपके पास y को भी x से रिप्लेस कर दो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप ऐसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो, y को भी x बना लो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और z को भी x बना लो तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इधर वाला तो कट गया भैया, है ना। और आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो इस a से इसकी एक पावर कटेगी और यहां से x की वैल्यू आएगा a/2। तो देखो अगर x a/2 आ गया तो y और z भी तो इक्वल हैं, तो आंसर कौन सा मिल जाएगा, y भी आपका कितना हो जाएगा, y भी इज इक्वल टू a/2 होगा और z इक्वल टू भी a/2 होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। किसी को समस्या, बट हमने यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आपको वो कोऑर्डिनेट कौन सा था जो इसको आपने ए माना था, वो जो कोऑर्डिनेट था जिससे इक्वी डिस्टेंस पर था वो क्या था आपके पास, a/2 a/2 और a/2, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट, यहां पर एक आपके पास पॉइंट है, दिस इज द 6, 7, 8 फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। अच्छा एक्स वाई प्लेन में अभी हमने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होगा वो किसको बताएगा, एक्स वाई प्लेन को ही तो बताएगा। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड जो होता है वो डिस्टेंस को ही बताता है, और कैसे, देखिए यहाँ पर आप बात को समझिएगा कि अगर ये एक्स एक या आपके पास कुछ ऐसे, ये एक्स एक्सिस इसको आप बोल रहे हो, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है, ऐसा है। तो और ये तीनों के ही तीनों एक दूसरे पे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 एंगल पर होते हैं। इन्होंने कहा कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और किस प्लेन पर बोल रहा है, एक्स वाई प्लेन पर। तो एक्स वाई प्लेन पर भैया देखो कौन सा प्लेन एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो आपने देखा भैया जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड जो होता है वो डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, दिस इज द 6, 7, 8, ठीक है, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज, यहां पर आपके पास क्या होगा, जो जेड एक्सिस होगा इज जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ए का जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 होगा, 8 इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा मान लीजिए इन्होंने बोला कि एक्स वाई प्लेन, अगर ये वाई जेड प्लेन बोलते तो वाई जेड प्लेन आप देखते कि भैया ये वाई है ये जेड है, तब आप एक्स वाला लेते, एक्स इतना, इसमें कितना है, वाई जेड प्लेन बोलता तो एक्स आता, एक्स कितना आ जाता, 6 आ जाता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा अगर वो वाई एक्स वाई बोला तो जेड वाला लिए, अगर वो वाई जेड बोलता तो आप एक्स वाले लेते, अगर वो एक्स जेड बोलता तो आप कौन सा लेते, एक्स जेड में जो छूटेगा एक्सिस, तो कौन सा एक्सिस छूटेगा, वाई, तो यहाँ पर 7 आप बोल देते, ठीक है। तो अगर इस तरह से आता है तो आप ऐसे अप्रोच करिएगा। चले अब हम लोग आते हैं सेक्शन फार्मूला पर। जैसे कभी सारा का सारा जैसे आपने 2D में देखा सेम टू सेम 3D में होगा, बट इसमें एक जेड एक्सिस और आ जाएगा।
अभी तक उसमें दो ही एक्सिस हुआ करते थे, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ जाएगा और वो एक्सिस आपका होगा जेड एक्सिस। तो सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन क्या होगा, उसका कार्टेशियन फॉर्म जो होगा, यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है दिस इज द x1 y1 एंड z1, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है दिस इज x2 y2 और z2। बी द टू पॉइंट्स इन ए स्पेस, ठीक है। आर जो आर बी अ पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट, जो एक आर है वो पी और क्यू लाइन को क्या करता है, जोड़ता है, सच दैट जब उसको जोड़ता है तो वो टू यहाँ पर एम स्क्रू एन में वो डिवाइड कर देता है वो दो लाइन को। मतलब कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर कोई आपके पास आर है और ये आपका पी है और ये आपका क्यू है, तो ये जो आर है इसको एम स्क्रू एन में डिवाइड कर देता है जैसे। तो जो सेक्शन फार्मूला होगा आपके पास, इंटरनल सेक्शन फार्मूला इन ए कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस वन, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा, एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस वन, और जेड कोऑर्डिनेट का क्या होगा, एम जेड टू एन जेड वन अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, ये तो कार्टेशियन फार्मूला हो गया, किसका, सेक्शन फार्मूला हो गया इन किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। अगर यहीं पर वो एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता तो एक्सटर्नल डिवीजन में जहां पर प्लस था वहीं पर माइनस हो जाता है। ठीक है, अच्छा सेक्शन फार्मूला हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन का देखते हैं, किसके लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए पहले देखते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये जो एम और एन है दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, ये एक्स कोऑर्डिनेट का हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट का हो गया, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपन एम माइनस एन। ठीक है, फिर एम जेड टू माइनस एन जेड वन, दिस इज जेड कोऑर्डिनेट। ठीक, ये दोनों समझ में आ गया, सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा मान लीजिए वो वेक्टर फॉर्म में हो, तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म में था, एक्स वाई जेड के फॉर्म में था, तो हमने ये फार्मूला लगाया। अगर वो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो कैसा करें, तो सेक्शन फार्मूला अगर वेक्टर फॉर्म में है तो क्या होगा कि लेट ए एंड बी, आपके पास कोई दो पॉइंट है विथ द पोजीशन वेक्टर जिसके हैं ए एंड बी। ठीक है, उन दोनों के ए और बी दो पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, एंड सी बी द पॉइंट, सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को कैसा डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है, एम स्क्रू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। जो फार्मूला बनेगा ओसी वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा, ओसी वेक्टर होगा ना, तो क्या होगा, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, जहां पर ए और बी दोनों के ही दोनों कैसे थे, दोनों के ही दोनों वेक्टर थे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर थे किसके, ए और बी के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखा तो आप उसको समझिएगा वो वेक्टर है। ठीक है, ए और बी, तो यहां से क्या आएगा, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन अगर आप करते हो तो तीसरा वेक्टर ही निकलता है। ठीक है, और ओसी यहां पर जो ओसी वेक्टर लिखा है इसका सेंस किससे है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी से है। ठीक है, चले यहां पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर वो अभी तो इंटरनल डिवाइड किया तो प्लस आ रहा था, अगर वो उसी को एक्सटर्नल डिवाइड कर दे, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या होगा, माइनस आ जाएगा, एम बी माइनस एन ए अपन एम माइनस एन, दिस इज द ओसी वेक्टर, एम बी वेक्टर माइनस एम ए, और एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपन एम माइनस एन। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मिड पॉइंट हमें निकालने को दे दे और कोई आपके पास दो पॉइंट दे दे, एक तो ये पी पॉइंट दे दिया, दिस इज द इसका कोऑर्डिनेट है, दिस इज x1 y1 z1, और एक हमारे पास क्यू पॉइंट दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट है, दिस इज x2 y2 z2। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट दे दिया गया और इसका मिड पॉइंट निकालना था। अभी तो जैसे हम 2D में देखते थे तो वहां पर मिड पॉइंट कैसे निकालते थे भाई, x1 प्लस x2/2 करते थे, फिर y1 प्लस y2/2, बट यहाँ पर 3D में बात करें तो एक जेड एक्सिस और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2/2। ठीक है, x2 प्लस x1 लिखे, x1 प्लस x2 दोनों सेम है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ PQ का फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गया। चले अगर ये वेक्टर के फॉर्म में हो, हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या होगा, एंड अगर सी ए बी आपके पास कोई वेक्टर है ना, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और ए बी को जो सी है मिड पॉइंट वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1, क्योंकि अगर वो देखिए मान लीजिए ये ए बी है, ये ए है, ये आपका बी है और ये सी है, और चूंकि हमें मिड पॉइंट देखना है तो इसका मतलब दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, 1:1 का रेशियो होगा तभी तो सेम होगा।
तो अब देखिए सी जो है ए बी को मिड पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है और किस रेशियो में 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी होगा जिसे हम ओसी वेक्टर बोलते हैं वो क्या होगा 1 टाइम ए वेक्टर प्लस 1 टाइम बी वेक्टर अपॉन 1+1। यहाँ पर 1 और 1 बेसिकली क्या है 1 और 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके रेशियो को ए बी के रेशियो। जो सी पॉइंट है वो ए बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 बनेगा। यहाँ पर जो ए और बी है किस क्या है वेक्टर हैं। ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है चलिए कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कि अगर लेट आर हमारे पास क्या है कोई मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। यहाँ पर एक पी पॉइंट है दूसरा क्यू पॉइंट है और तीसरा आर पॉइंट है। रिप्रेजेंट ऑफ द वर्टिसेस आप किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ये पी है ये क्यू है और ये आर है। ठीक है इसके 3 आपके पास क्या है पॉइंट 3 पॉइंट है एक पी क्यू आर जिसके आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है। रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल देन द सेंट्रॉइड अगर आपको निकालना है तो सेंट्रॉइड बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3 एक्सिस रहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 फिर z1 प्लस z2 प्लस z3/3। यहाँ 3 होना चाहिए भाई। देखो ये मिस्टेक लग रहा है मेरे प्रिंटेड मिस्टेक है इसको 3 करिएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है ये प्रिंटेड मिस्टेक है। अच्छा अगर इसी का मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि अगर आपके पास ए बी और सी कोई 3 आपके पास पोजीशन वेक्टर है आप द वर्टिसेस किसके ए बी सी के 3 पोजीशन वेक्टर एक तो ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर तीसरा सी वेक्टर। ठीक है एंड रिप्रेजेंट एन ओरिजिन जिसका ओ है देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड क्या होगा 1/3 ए प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 करना। ठीक है एक क्वेश्चन लेते हैं कि अ पॉइंट आर विथ द एक्स कोऑर्डिनेट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। यहां पर एक पी है ये आपका क्यू है। ठीक है एंड देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आपको बताना है कि आर क्या होगा। चलिए देखो इसको जरा समझते हैं। ये कुछ ऐसा है कि 2 पॉइंट दे दिया गया है। एक तो आपके पास पी पॉइंट है दूसरा क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट का जो इन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखा है भी है वो 2 दे रखा है -3 दे रखा है और 4 दे रखा है। ठीक है एंड क्यू कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है दिस इज द 8, 0, 10 सही है। और इसी के बीच एक आपके पास आर है। ठीक है जो इसको किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है मान लीजिए कि वो इनको k/1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसा मैं रेशियो लेकर चल रहा हूँ मान लीजिए k/1 ऐसा मैं मान रहा हूँ जिससे k निकालो तो मेरे को m और n लेते हैं तो m और n की डिफरेंट वैल्यू निकालना पड़ता है। तो उसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे m और n रेशियो ना मान करके हम k/1 लेकर चलेंगे। अभी उसको बताएंगे कि वो सेम ही रिजल्ट आता है बट वहां पर 2 अलग अलग वैल्यूज को हमें निकालना पड़ जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे k की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। वहां पर m अलग निकालो फिर n निकालो है ना। तो k/n में डिवाइड कर रहा और मान लीजिए कोई r है और r का मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूं भाई ये आपके पास इन्होंने x कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है r का और x का इन्होंने दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है और y और z अभी पता करना है। तो मैं इसको 4 लेता हूं इसको मैं y और z कर देता हूं। सही है ऐसा हमने कर दिया। अब जरा देखो मैंने यहां पर लेट किया है कि लेट जो r हमारे पास है वो क्या हमने लिया दिस इज द 4y, z। ठीक है 4y, z हमने ले लिया। क्यों लिया क्योंकि इन्होंने x कोऑर्डिनेट दे रखा था। ठीक है अच्छा अब हम देखते हैं यहां पर अभी मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया और उस सेक्शन फार्मूले को हमें यूज करना है। तो सेक्शन फार्मूला हमने आपको बताया कि अगर x कोऑर्डिनेट होता है तो हमने बताया था आपको कि दिस इज द mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n। अच्छा यहां पर जो m है वो आपका k है और जो n है वो 1 है। देख लो k/1 में चल रहा है। ठीक है अच्छा उसके बाद इन्होंने 2 पॉइंट दे रखा है। एक तो p है p आपका कितना है 2, -3 और 4 है। एक आपके पास q है ये आपका 8, 0 और 10। देखो ये x1 है ये y1 है ये z1 है।
ये x2 y2 z2 फार्मूले में रख दो वैल्यू को। अच्छा x इज इक्वल टू इन्होंने आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, मैं 4 रख देता हूं। सही है। m की वैल्यू क्या है, x2 वहां से देख लो भैया कितना है, 8 है इंटू 8। n कितना है, 1 है। x1 देख लो कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2। इसको इधर लाओ तो 2 हो जाएगा, इधर ले जाओगे 4 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 1/2। तो k तो मिल गया। रेशियो जो आपने लिया था वो कितना आपने लिया था, आपने लिया था k/1। k की वैल्यू कितनी, 1/2/1। तो इसको जब आप 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये 1/2 बन जाएगा। m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम वहां पर m और n में फार्मूला बताए थे, तो वहां से वो सेम रिजल्ट आएगा। तो आपको रेशियो मिल गया, ये है आपका रेशियो, 1/2 का रेशियो है। अच्छा यहां पर मतलब जो r पॉइंट है वो pq को 1/2 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो मेरे को पता चल गया। अच्छा मेरे को अगर मैं y कोऑर्डिनेट पता करना भी क्या होगा, क्योंकि अगर रेशियो पता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस। तो आप बोलोगे सर फार्मूला लगा दो ना, my2 ny1 अपान m प्लस n। यही तो आप लगाओगे, क्या लगाओगे, my2 ny1 अपान में m प्लस n लगाओगे। तो देखो m तो ये आपके पास m है और ये आपका n है। सही है, आपको वैल्यू रखना, चूंकि मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, बट आप करोगे तो इतना नहीं करोगे। ठीक है, उसमें टेंशन ना लो। तो m की वैल्यू 1 रखो, y2 देखो यहां से, y2 आपका कितना है, 0 है। सही है ना, और n आपका 2 है, तो y1 देख लो भैया -3 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। अब देखो -6 अपान में कितना, 3। सही है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, ये -2। मतलब y कोऑर्डिनेट भी पता हो गया। अभी z पता करना है भाई, z क्या होगा, तो z भी निकाल लो, z कोऑर्डिनेट। तो z निकालोगे तो फार्मूला क्या लगाओगे, mz2 nz1 अपान में m प्लस, यही तो लगाओगे। अच्छा m आपका कितना था, 1 था। यहाँ पर देखो पॉइंट क्या था, p जो पॉइंट था वो आपके पास 2 3 -4 था, और जो q था आपके पास कितना था, दिस इज द 8 0 एंड 10 था। यही था, देख लो 8 0 10। ठीक है, ये आपका x1 था, ये y1 था, ये z1 था, ये आपका x2 था, y2 था, z2 था। ठीक है, तो यहाँ पर रखो z2 देख लो भाई कितना है, 10 है। n आपका कितना है, 2 है। z1 देख लो भैया कितना है, 4 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n 1 प्लस 2। ये 10 और 8 18/3, दिस इज द 6। देखो x आपने, इन्होंने जो पॉइंट आपने लिया था, जिसका आपने r नाम दिया था, वो कितना आपने लेट किया था, जो आपने लेट किया था वो आपने किया था 4y एंड z। तो यहाँ पर देखो जो r आया वो 4y कितना भी निकाला आपने, y को निकाला -2, और ये आपके पास z कितना आ गया, 6। तो ये आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी 4 -2 और 6। सही है, समझ में आ गया या नहीं, कोई समस्या किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस, यहाँ पर ये P है और ये आपका Q है एंड ये आपका R है। ठीक है, PQR, और इन्होंने दे रखा है P आपका जो है वो ये है आपका, देखो P है आपका I कैफ माइनस का J कैफ माइनस का 3K कैफ, और ये है आपका 2I कैफ प्लस का J कैफ और माइनस का 2K कैफ। ठीक है, ये आपका माइनस का 5I कैफ प्लस का 2J कैफ माइनस का 6K कैफ। ये PQR के इन्होंने दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, P का पोजीशन वेक्टर वो है, Q का ये है और R का ये है। ठीक है, चलो अगला स्टेप देखते हैं कि अगर मेरे को PQ चाहिए, अगर मेरे को PQ वेक्टर चाहिए तो PQ क्या होगा,
पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q के पोजीशन वेक्टर से P के पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे तो दो वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से तीसरा भी वेक्टर ही मिलेगा। तो अगर मैं यहां पर करता हूं, देखो Q आपके पास कितना है, दिस इज द 2i प्लस का j माइनस का 2k कैफ, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दिस इज i कैफ आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस का 3k कैफ। सॉल्व करो जरा भाई, सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना दे देगा, ये आपका आई कैफ आ जाएगा, ये आपका प्लस का 2j कैफ हो जाएगा और ये आपके पास k कैफ हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास PQ वेक्टर आया। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, PQ का लेंथ कैसे निकालते हो, इसका मैग्नीट्यूड लेकर के। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे PQ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये 1 होगा, ये आपके पास 4 होगा और ये 1 होगा। यहाँ से आएगा रूट का 6। तो रूट का 6 क्या है, ये PQ की लेंथ हो गई। PQ वेक्टर जो था उस, ये जो PQ है उसकी लेंथ आ गई। लेंथ कैसे निकालते हो, उसका मैग्नीट्यूड लेकर के, ठीक है। PQ मिल गया। एक और मेरे को चाहिए भी PR कैसे निकालो, तो PR भी निकाल लो, PR का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो PR वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो R का पोजीशन वेक्टर देख लो भाई कितना है, माइनस का 5i और प्लस का 2j कैफ माइनस का 6k कैफ। फिर आप माइनस लगाना और देख लो भाई P वेक्टर कितना है, दिस इज द i कैफ माइनस j कैफ और माइनस का 3k कैफ। सही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो जरा, तो ये आपके पास होगा माइनस का 6i कैफ और प्लस का 3j कैफ और माइनस का 3k कैफ, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ये आपके पास क्या आया, ये PR वेक्टर आ गया। इसका चूंकि मेरे को लेंथ चाहिए PR की, तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो PR वेक्टर आपके पास जब मैग्नीट्यूड लोगे तो -6 का स्क्वायर 36, ये आपका 9, ये भी आपका 9। सॉल्व कर लेना भाई। तो सॉल्व करना, यहाँ से कितना आएगा 54, तो रूट का 54 आएगा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ PR होगा, PR वेक्टर वो कितना आ जाएगा 3√6, ये आ गया। एक तो ये निकला, एक ये निकला। अब क्योंकि इन दोनों को डिवाइड कर दो तो इसका रेशियो मिल जाएगा। ये जो आपके पास S है, ये S है, मेरे को ये चाहिए, इसका रेशियो कितना होगा। इसका रेशियो कब होगा, जब इन दोनों का PR, यहाँ से देखिए PQ और QR का जो रेशियो आएगा वही होगा ये आपके पास इन दोनों का रेशियो। जो M और N की वैल्यू होती है वैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन इस टाइप का कराया भी था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका डिवाइड कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे किसका, PQ बाई PR। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं PQ और PR लिख रहा हूँ, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। तो ये जो PQ और PR है अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक अगर यहाँ वेक्टर लगा होता और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये मैं जैसे कि, ठीक है। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके पास कितना था, ये रूट का 6 था, ये आपके पास 3√6 था। तो यहाँ से जो रेशियो आया वो 1:3, मतलब ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये M हो गया, ये N हो गया। तो M आपका कितना, यहाँ से ये M और N को ही बताता है। तो ये आपका M1 हो गया, तो रेशियो तो मिल गया। M/N जो था वो कितना मिल गया, 1:3 मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, जब ये मिल गया तो हमें क्या चाहिए, हमें तो पोजीशन वेक्टर चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ S का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो S का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M टाइम्स, अभी मैंने फार्मूला बताया, इसका टाइम्स इस वाले का पोजीशन वेक्टर को लेना है और इसका टाइम्स इस वाले के पोजीशन वेक्टर, और फिर दोनों का क्या कर देना, जो रेशियो का सम कर देना, ठीक है ना। तो चलो भाई कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू, यहाँ पर क्या है माइनस का 5i है, R का जो पोजीशन वेक्टर था, तो माइनस का 5i है
प्लस का 2j है, माइनस का 6k है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 टाइम, और यहाँ पर q वाले का लिखेंगे तो q का कितना था, दिस इज द 2i था, प्लस का j कैप था, और माइनस का कितना था 2k कैप। आप पान में आप क्या करोगे 1 + 3 करोगे, सही है। देख लो एक बार चेक कर लो कितना था 2i + j - 2k कैप, ठीक है 2i + j - 2k। इसको सॉल्व करो जरा, तो इसमें से देखिए 8 हो गया और 6 हो गया और ये 5 है, तो यहाँ से आपके मिल गया i कैप, ये 2 है और यहाँ से 3 है, तो ये हो गया आपके पास प्लस का 5j कैप। ये आपके पास 6 है और ये भी -6 है, तो ये 0 हो गया। एक मिनट, सही है सही है। देखो ये -12 होगा ना, -6 -6 तो माइनस का 12 के है, डिवाइडेड बाई कितना 4, सही है। पोजीशन वेक्टर आप अभी ऐसे निकाले हो, सही था, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पी एस वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करो, ठीक है। तो एस का पोजीशन वेक्टर कितना है, दिस इज द 1/4 आई कैफ 5j कैफ माइनस का 12k कैफ, माइनस पी का जो पोजीशन वेक्टर था वो था आपके पास आई कैफ माइनस का j कैफ और माइनस का 3k कैफ, देख लो यही था पी का पोजीशन, आई कैफ माइनस j कैफ माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा, देखो यहाँ से आई कैफ इससे सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3/4 आई कैफ, ये आपके पास 5/4 है और यहाँ से प्लस का j होगा तो 4 और जाएगा, तो ये आपके पास होगा 9/4 j कैफ। अच्छा यहाँ से जब करोगे तो -3k कैफ प्लस का 3k, तो ये 0k कैफ आ जाएगा। ये है आपके पास पी एस वेक्टर, ठीक है, ये पी एस वेक्टर आ गया। अब इसका हमें क्या चाहिए, इसका मेरे को लेंथ चाहिए, लेंथ चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास कितना दे देगा ये आप देखिए मैग्नीट्यूड आप ले सकते हो, तो आपके पास अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा, ये होगा 9/16, ये होगा 81/16। यहाँ से आप चाहो तो 9 कॉमन कर लो और यहाँ से 4 है ना और 16, तो 9/16 कॉमन करोगे तो 3/4 बाहर निकलेगा और अंडर रूट में क्या मिलेगा 1 और यहाँ से कितना 9, ये हो जाएगा 3/4 रूट का 10। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो जो आपके पास था कि यहाँ पर आर क्यू द लेंथ, आप मेरे को क्या चाहिए था पी एस का लेंथ चाहिए था ना, तो पी एस का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 3/4 रूट 10 होगा, सही है। पी एस की लेंथ मेरे को मिल गई। लेंथ कैसे निकालते हो, उसका जो पी एस वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड ले लो, आपको लेंथ मिल जाती है। चलो भाई ये भी हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फार्मूले पाते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज द पी क्यू एंड आर, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं दिस इज द x1, y1, z1, ठीक है। ये आपका x2, y2, z2, ये आपके पास x3, y3 और z3। तो अगर यहाँ पर मेरे को डेल एक्स निकालना है तो डेल एक्स आपके पास क्या होगा 1/2 और बेसिकली यहाँ पर होगा दिस इज द डिटर्मिनेंट बोले, और यहाँ पर जो ये 1/2 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 z1, ठीक है। जो भी आपके पास इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और उसकी कैसी वैल्यू आपको लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब नेगेटिव आ रहा है तो भी आपको पॉजिटिव ही लेकर के चलना है। तो बेसिकली ये एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म से आप सॉल्व करिए, उसका आप क्या ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो आपसे डेल एक्स से पूछ रहा है तो डेल एक्स कैसे निकालोगे 1/2, मतलब अगर एक्स आ रहा है तो यहाँ पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट बोलता है y1 y2 y3 z1 z2 z3 और यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। अगर ये डेल वाई निकालना है तो आपका करो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 z1 z2 z3 1 1 1, ठीक है। फिर डेल जेड निकालना है तो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। एंड देन आपको जो अगर आपसे पूछे कि इस जो ट्रायंगल था, ये जो PQR ट्रायंगल है, इसकी भी मेरे को एरिया चाहिए, और उस एरिया को निकालने के लिए जो इसमें रिलेशन बनेगा डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए
अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में है तो ये आपके पास एबीसी आपके पास क्या है, वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल के, एबीसी ट्रायंगल के। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालते हो, उसका मैग्नीट्यूड लेते हो, जो मैग्नीट्यूड आता है उसका हाफ कर देते हो, वही क्या हो जाता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर इस फार्मूले से निकालते हो क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या करते हो, तो ये आपके पास क्या निकालते हो, सबसे पहले ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालते हो, और उसको कैसे निकालते हो, डिटर्मिनेंट के फॉर्म से निकालते हो। अच्छा, जो उसका आएगा है ना, फिर उसका क्या लेते हो, उसका मैग्नीट्यूड ही तो लेते हो। तो वही है ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई जे के x2 माइनस x1 y2 माइनस z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। चले अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि हमारे पास द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, यहाँ पर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसके एरिया वर्टिसेस इन्होंने दे रखा है ए बी सी, ठीक है। तो अगर ये आपके पास ए है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसका यहाँ पर वर्टिसेस है 1 2 3, सी वाले का है आपके पास 1 2 -4, बी वाले का है आपके पास 2 -1 और 1, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो ए जो था वो ए आपका कितना है 1 2 3, ये आपका हो गया x1 y1 z1। ये जो बी है आपका कितना है 2 -1 1, ये हो गया आपका x2 y2 z2। और जो सी था वो कितना है भाई 1 2 -4, तो ये आपका हो गया x3 y3 और z3, सही है। चलो अच्छा, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ax चाहिए, ay चाहिए और az चाहिए। तो ax क्या बताता है, अगर मेरे को चाहिए डेल एक्स, सॉरी मेरे को डेल एक्स चाहिए, तो डेल एक्स कैसे निकालोगे 1/2 है ना, इनटू आप क्या करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का फॉर्म लगाओगे, डिटर्मिनेंट से आप सॉल्व करोगे, एक वेक्टर है ना, डिटरमिनेंट से सॉल्व करोगे, जो भी उसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का आप क्या ले लेना एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको आप पॉजिटिव बना लेना। एब्सोल्यूट का मतलब यही है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही। तो ठीक है, फार्मूला क्या होगा डेल एक्स के लिए, यहाँ पर आएगा y1 y2 y3, फिर z1 z2 z3, फिर 1 1 1, सही है। सॉल्व करो भाई, तो देखिए ये 1/2 तो रहेगा यहाँ पर मैं रखता हूँ y1 कितना है 2 है, y2 कितना है -1 है, y3 कितना है 2 है, z1 3 है, z2 आपका 1 है और z3 -4 है, ये आपका 1 1 1, ठीक है। तो ये आपके पास 1/2, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना तो मैं मॉड पहले लगा के चल रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो 1 + 4, -3 ले रहा हूँ -1 -2, 1 ले रहा हूँ फिर से तो ये 4 -2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते थे, ये 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका कितना 5 2 = 10, और ये आपके पास कितना 3 3 = 9 और +2, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो सेम रहेगा, तो ये 21/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने डेल एक्स निकाल दिया भाई, ठीक है, डेल एक्स निकाल दिया। अब आप डेल एक्स बोले या फिर ए एक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेल एक्स बोल दो चाहे आप है ना ए एक्स बोल दो, क्योंकि ए बी सी में चल रहा है। डेल एक्स भी बोल सकते हो, डेल वाई बोल सकते हो, डेल जेड बोल सकते हो, जो भी आप नाम देना चाहो। अब मेरे को डेल वाई चाहिए, तो डेल वाई चाहिए तो मैं क्या करूँगा 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसका, क्योंकि वाई ले रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा x1 x2 x3, फिर क्या आएगा z1 z2 z3, और फिर क्या आएगा 1 1 1। इसी तरह मैं इधर मैं डेल जेड भी निकाल दे रहा हूँ, तो डेल जेड लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा x1 x2 x3, यहाँ पर क्या आएगा y1 y2 y3 1 1 1,
सही है, सॉल्व करो देखो जरा। तो देखो यहाँ पर मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ। ए आपके पास कितना था, ये था 1 2 3। बी आपका जो था वो था आपके पास 2 -1 1। और जो सी था वो आपके पास था 1 2 -4। यह x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें। मेरे को एब्सोल्यूट चाहिएगा, या ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास x1 देखो 1, x2 2, x3 भी आपका 1 है ना। और फिर आप देखो z1 3 है, z2 1 है, और z3 -4 है, ये 1 1 1। सॉल्व करो जरा देखो। तो आपके पास मैं एब्सोल्यूट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 1, तो 1 + 4, फिर -3 लोगे तो -3 लोगे तो दिस इज द 2 -1, और +1 लोगे तो दिस इज द -8 -1। तो ये आपके पास 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ये 5 हो गया, ये आपके पास -3 आ जाएगा, ये आपके पास -9 आ जाएगा। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, यहाँ से आ जाएगा ये 7/2। सही है। इसी तरह आप इस वाले का निकाल दो। इसका निकालोगे देखो x1 x2 x3, ये 1 2 और 1 है। फिर देखो y1 मतलब 2, y2 मतलब -1, y3 मतलब भाई कितना 2, ये 1 1 1। सही है। आप इसको सॉल्व करो। इसकी भी मेरे को क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ही चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू देखो ये 1/2 यहाँ पर छूट गया था, ये 1/2 लिख लेना। तो आपके पास हो गया 1/2। इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लो, ये 1 हो, ये -1 -2, फिर -2 लोगे तो 2 आएगा, -1, ठीक है। और फिर +1 जब आप लोगे तो ये आ जाएगा 4 और +1, ठीक है। चलो सॉल्व करो भाई। तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये आ गया आपके पास 1/2। ये हमने क्या निकाला, डेल जेड ना। 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ से कितना, ये -3 और ये -2 और ये आपके पास +5, तो ये 0 दे देगा भाई। ये 0 आ गया डेल जेड, ठीक है। डेल जेड 0 आ गया। मैंने फार्मूला बताया था, अगर मेरे को क्या चाहिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो डेल स्क्वायर क्या होगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ax², या फिर हम बोले डेल x², डेल y², डेल z²। अच्छा, डेल x² आपने निकाला कितना, 21/2 का होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, डेल y अभी आपने निकाला 7/2 का होल स्क्वायर कर दो। ये आपका कितना 0 है। सॉल्व करो जरा। तो ये आ गया आपके पास 4 4 1/4, ये आ गया 49/4। ये डेल स्क्वायर है, मेरे को क्या चाहिए, डेल चाहिए। तो डेल चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो। तो हो गया आपके पास कितना 490 अपान में 4, तो यहाँ से आएगा 7/2 रूट का 10। तो यही आपका स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका डेल हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो देखो कितना हो गया, 7/2 रूट 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी जो पूछ रहा था, वो आपका कितना आ गया, 7/2 रूट का 10 स्क्वायर यूनिट। सही है। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर।